जो हमने, हाँ, कांस्टेंट मोशन, चलिए ठीक ठीक, चलिए आ जाओ। कांस्टेंट कांस्टेंट मोशन में हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। नहीं किए होंगे तो नहीं पूछना चाहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, और पूछेंगे तो बताया जाएगा, ऐसी बात कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं किए होंगे तो तकलीफ देने की बहुत जरूरत नहीं खुद को, है ना। यह है क्या, कर तो नहीं लिए, यही क्वेश्चन था क्या, यही है यही है, हाँ। तो भाई यही क्वेश्चन करने को हमने दिया था, तो आप लोगों ने किया क्या। देखो क्या दिया था, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए सर्टेन मोमेंटम p। ग्राउंड को हिट कर रहा है कितने मोमेंटम से भाई, p मोमेंटम से हिट कर रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, पहले ये समझते हैं। सर्टेन मोमेंटम p, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 2h, मतलब हाइट को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल हाइट से गिराया जा रहा है उसी सेम स्टोन को। तो कह रहे हैं क्या, देन मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाई, तब मोमेंटम जब ये ग्राउंड को हिट करेगा कितना चेंज आएगा ये बताओ। तो जब इसको मैं h हाइट से गिरा रहा हूं तो इसका मोमेंटम क्या होगा। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो जस्ट स्ट्राइक करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, e स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस 2gh क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट, तो g की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी, g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बेटा तुम लंबे हो, तुम कोने से बैठा करो, तुम्हारी हाइट से कई लोग नहीं दिख पाते, अलग अलग बैठ जाया करो तुम ना। हाँ आ जाओ। तो यहां से क्या होगा फिर, अब देखो u क्या हो गया, 0 हो गया। h हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराए हैं तो हमने यहाँ v के प्लेस पे vh रख दिया, सिंबल से परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। u 0 है, यहाँ 2gh, तो v फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या गई, 2g, फाइनल वेलोसिटी क्या गई इसकी 2gh। इस केस में जब हम हाइट को डबल करके उसी सेम स्टोन को गिरा रहे हैं नीचे, तब फॉर्मूला वही सेम यूज करेंगे, बस यहाँ क्या आएगा, h के प्लेस पे 2h रखेंगे, यहाँ जाएगा 4gh, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। या हम ये समझ लें रूट में 2gh की वैल्यू क्या है, रूट में 2gh की वैल्यू क्या है, vh है, तो इस 4 को रूट में जो 4gh लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे रूट 2 इंटू लिख सकते हैं, रूट में 2gh लिख सकते हैं कि नहीं, और रूट में 2gh हमारा क्या है, vh है, और इंटू रूट 2 आ गया, इंटू रूट क्या गया 2। तो इस केस में जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी जब हमने 2h हाइट से गिरा क्या आया, रूट 2 इंटू, इस केस में जो वेलोसिटी थी इसकी रूट 2 टाइम्स हो गई, है ना भाई। अब देखो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल का मतलब तो सेकंड केस में आ रहा है, वो कितना आ रहा है, रूट 2 इंटू, मतलब ये वेलोसिटी है, मास, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अरे वही सेम स्टोन को गिरा रहे हैं, अगर इसका मास m है तो यहाँ भी इसका मास क्या होगा भाई, m ही होगा, तो मास तो दोनों में m ही रखेंगे, बस वेलोसिटीज अलग अलग है। इस केस में मास m रखेंगे भैया, इसकी वेलोसिटी क्या थी, इस केस में वेलोसिटी क्या आई थी, रूट 2 इंटू, जो उस केस में वेलोसिटी थी उसकी रूट 2 टाइम्स थी, तो रूट 2 इंटू क्या हो गया vh, माइनस पहले केस में क्या होगा m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, vh है तो यहाँ vh ही रख दिया हमने, m इंटू क्या हो गया ये vh, नीचे अपॉन में क्या लिखा हमने vh, m सब में कॉमन दिख रहा है क्या, बोलो भाई, m और vh सब में कॉमन दिख रहा है क्या, m vh से m vh क्या हो जाएगा पूरा, यहाँ रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, ये रूट 2 माइनस 1 बचा सीधा, रूट 2 का मतलब कितना होता है 1.414, बोलो भाई, माइनस 1 इंटू 100, तो 1.414 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0.41 इंटू 100 कर लेंगे कितना जाएगा, अप्रॉक्स 41% निकल के आ जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, कितने परसेंट आएगा, 41% आएगा। अगर परसेंटेज की बात नहीं करता, केवल फ्रैक्शन में पूछता तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, चेंज इन मोमेंटम रूट 2 माइनस 1 का आया, कितने का आया, रूट 2 माइनस 1 का आया, ये इतना चेंज इन मोमेंटम। इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन आपका।
फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने करना था, इसकी फोटो भी आपके पास ग्रुप में सेंड की गई थी, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और नहीं किए हैं तो अभी नोट कर लीजिए जल्दी से। ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चन, हमने कहा अच्छे क्वेश्चन की हमेशा कदर करिए और प्रैक्टिस करिए, लेवल जो भी है उसको ऊपर लाया जाए, तभी फिर समझिए सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब है। अदरवाइज पढ़ तो हम लोग बहुत कुछ रहे हैं, सीखते रहिए, समझते रहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, उनकी प्रैक्टिस करिए। जो भी चीज़ें नहीं सीख रहे हैं उनको कॉन्सेप्चुअलाइज करिए आप, है ना, तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, ये सब सीखिए, उन्हीं की प्रैक्टिस करो। बेटा फ्रंट फीट पे बैठने का मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपकी हरकतें ठीक हो, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आप एकदम फोकस रहो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, कंधों का ध्यान रखो बेटा, नीचे हो जाएंगे, है ना, बोझ बढ़ जाता है ना फिर। नोट किया, लिख लिया भाई, लिख ली, बढ़िया। छुट्टी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई लोग छुट्टी देने से पहले छुट्टी ले लेते हैं, ऑन ऑफिशियल छुट्टी उनके पास रहता है, वो ऑफिशियल से बड़ी छुट्टी होती है। ये आपका डेडिकेशन बताता है, ये आपका मतलब बताता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं चीज़ों को लेकर। फिर उस हिसाब से आता है, फिर भागे एक आते हैं बाल तोड़ते हुए, गिरते लड़ते, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया है, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो ऐसे में दिक्कतें रहती है हमेशा। जब आप सीरियस नहीं रहेंगे चीज़ों को लेकर ना, तो प्रॉब्लम रहेगी हमेशा, ये ध्यान रखिए बेटा। आज तो अभी मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, चलिए देखा जाएगा, आपकी भी बात देखी जाएगी। ये बंदर वाला देख लिए थे, आज हम लोगों ने यहां से पढ़ना था, है ना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझना। फ्रिक्शन समझ लीजिए सर हिला देगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और जो 37 53 की वैल्यू जो बताए थे कल, आपको याद होना चाहिए, सब देखेंगे। साइन 37 की वैल्यू 3/, साइन 53 की वैल्यू 4/5, 4/5, कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5, कॉस 53 की वैल्यू 3/5, tan 37 की वैल्यू 3/4, tan 53 की वैल्यू 4/3। मोटा मोटा इतना हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखना इसका। फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मैं एक बार आपको आइडिया दे दूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया रखिए, यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, एक बार मैंने पीछे पढ़ा है लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, सो दैट अगर किसी को नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, जब किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, ध्यान से देखना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इरिटेट नहीं होंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं, सर इतनी बार बता दिए हैं तब तो किस पे किताब लिख दूं, सुन लो, जरूरी है। अगर हमारा यहां जा रहा है, इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, a y इक्वल टू क्या बनेगा, a sin थीटा। गलती करने का कोई चांस, कोई स्कोप नहीं लेना, आप देखना अच्छे से। लेकिन अगर यही वेक्टर ऐसे होता तो, यहां इसके साथ अगर ये थीटा बना रहा है तो ये वाला जो x क्या आएगा यहाँ a cos थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होगा, ऊपर नहीं होगा ये साइन थीटा। हालांकि प्लस माइनस साइन के साथ लगा लेंगे, जो भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ये नीचे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो सपोज करिए वेक्टर हमारा यहां से आ रहा होगा, तो ये ax हमारा क्या बनेगा, a cos, ये हमारा क्या बनेगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही वेक्टर ऐसे होता तो, मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि किसी कोई दिक्कत ना हो भाई, देख लेना, ये a है, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या होगा, a cos थीटा, और ये क्या होगा जरा बताना। लेकिन अगर एंगल यहां बन रहा होता तो ये क्या होता, यहाँ क्या होता, सबको पता है ना, जिसके साथ एंगल बनेगा वहां क्या जाएगा कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ क्या जाएगा साइन। जहां हमारा वेक्टर जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में भी लिखना होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, अगर वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है तो इसका ये कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला नीचे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, नीचे आ रहा है तो एक वेक्टर नीचे जाएगा, नीचे आ रहा है तो एक क्या होगा, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं लिखना, डायरेक्शन के हिसाब से लिखना होगा, ऊपर नीचे लिखना होगा। ठीक है, ध्यान इसको देखना, ठीक ध्यान रहेगा ना, इसी पढ़े हम लोग, फिर भी रिकॉल कराते रहे ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बार बार आएगा, तो ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली आपको फटाफट लिखनी आनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। और मैंने कहा था यहाँ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, आएगा नहीं, क्वेश्चंस बड़े अच्छे बनते हैं इसमें, यहाँ अच्छों की हालत खराब हो जाती है।
या सबका लेवल निकल जाता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। लेकिन ध्यान से देखना, मैं तो अपना बचा लूंगा, मैं आप लोगों का भी बचा लूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से बचाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना भाई। नहीं होगा तो मैं बचाऊंगा, टेंशन नहीं लो। मतलब मुझसे तो नहीं होगा, मतलब अब यही होता है ना कि आकार बड़ा होने का यही फायदा होता है, चीजें छोटी लगती है। आकार नहीं समझ पाए होगे, आओ साकार करते हैं फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़ते हैं हम लोग, फ्रिक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं घर्षण, है ना, इसको पढ़ेंगे। फ्रिक्शन का मतलब क्या है देखो, बस मोटा मोटा एक ब्रीफ लीजिएगा पहले, फिर इसके बाद जो चीजें हैं एक एक करके यहाँ समझेंगे। फ्रिक्शन का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, वो सिमिलर हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, किसी भी नेचर के हो, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे भी नहीं देखना है कि सामने वाले को थोड़ा सा, ठीक है, इतना बुरे अंदाज में नहीं देखा जाता। ये सब नजरें बचा के रखो, आगे कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी और भर भर की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे ना, अभी तो बचा के रखो उसको। अभी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ देखो, अब हम कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। रिलेटिवली मूव करने का मतलब क्या है, हो सकता है दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, हो सकता है दोनों आगे जा रहे हैं, हो सकता है दोनों आगे जा रहे हैं, एक की स्पीड कम है एक की स्पीड क्या है, ज्यादा है, हो सकता है एक उनमें से रेस्ट में हो, दूसरा उसके ऊपर क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो। जैसे रोड पे हम लोग चल रहे हैं, रोड तो आपकी रेस्ट पे हम मानकर चलेंगे, हम चल रहे हैं, क्या हो सकता है दो चीजें आपस में एक दूसरे पे ऐसे रब कर रही हैं, ऐसे रगड़ खा रही है, ऐसे कुछ है। जब भी किसी भी एक सरफेस के ऊपर दूसरे बॉडी का क्या होगा, वहां पर मूवमेंट होगा या रिलेटिव मूवमेंट होगा, स्लाइड करेगा, मूव करेगा, रन करेगा, कुछ भी करेगा, तब वहां फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। कुल मिलाकर वहां रेजिस्टेंस होगा, मतलब मोशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। भाई सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट में होंगे तो उसकी रगड़ाहट से या जो भी चीज है उसकी फ्रिक्शन से या उसके जो भी है रफनेस से क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस आएगा ना। मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। वही जो अपोजिशन वाला फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। या तो हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे या बोलेंगे फ्रिक्शन, बात एक ही है। हीट बोले जैसे हीट एनर्जी बात एक ही है, वैसे फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स बात एक ही है। ध्यान रखना, रिलेटिवली ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मोटा मोटा जो बता रहे हैं ध्यान रखना, इससे चीजें समझनी बहुत आसान हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में आए, कोई एक मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, स्पीड डिफरेंट है, जो भी है, तो उस केस में क्या होगा, फिर इस केस में क्या होगा, उनके सरफेस के बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स वर्क करेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स वर्क करेगा, एक अपोजिंग फोर्स वर्क करेगा, जो उनके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मोशन को ये फोर्स अपोज कर रहा है तो मोशन का जो भी डायरेक्शन होगा, ये फोर्स क्या होगा, उसके अपोजिट लग रहा होगा। भाई अगर अपोज कर रहा है, मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मोशन हमारा जिस भी डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स क्या लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, हमेशा मोशन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा। फैसिलिटी समझना, एक तो हम ये समझ गए कि रेजिस्टिव फोर्स से अपोजिंग फोर्स से मोशन का अपोज करेगा, दूसरा क्या समझे हम कि ये मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी सरफेस है, चाहे जिस भी नेचर का सरफेस है, चाहे इंक्लाइंड है, चाहे प्लेन है, चाहे हॉरिजॉन्टल है, कैसा भी हो, ये सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, ये सरफेस पे टच करके ही जाएगा। जैसे ये सरफेस है तो जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसी सरफेस को टच करके पीछे की तरफ होगा, इसी सरफेस को टच करके क्या होगा, आगे की तरफ होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ध्यान समझना, जो फ्रिक्शनल फोर्स है सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मोशन किस डायरेक्शन में है। तो सरफेस जो भी है उसके क्या होगा, टच करते हुए पैरेलल होगा उसके आगे की तरफ या क्या होगा, पीछे की तरफ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका। मोशन के अपोजिट लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या है, एक एक चीज लिख लेते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट which opposes the relative motion or tendency of relative motion between them। जैसे ये है, ध्यान से देखना, अब ये ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, अब इस पे फोर्स लगा के इसको हम आगे खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये स्मॉल एफ से जो लिखा है ब्लू कलर में, किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसको इधर खींच रहे होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो
अगर इस पे हम फोर्स लगा के इसको नीचे ला रहे हैं या इसका जो भी वेट है इसको नीचे ला रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, और अगर ये ऊपर जा रहा होता फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता। तो फ्रिक्शन का मतलब बेसिकली क्या है, अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और मोशन के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, और सरफेस को टच करके सरफेस के एकदम पैरेलल लगेगा। जैसे सरफेस इंक्लाइंड है तो इसी के पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स होगा, सरफेस अगर एकदम हॉरिजॉन्टल है तो इसके पैरेलल ही क्या होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस अगर एकदम वर्टिकल है तो इसी के पैरेलल हमारा क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मोशन अपवर्ड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मोशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा एकदम स्मूथ सरफेस हो गया, इसीलिए तो लुब्रिकेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं ना गाड़ी वगैरह में, सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, मोबियाइल यूज करते हैं आप, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं आप, ये सब किस लिए हैं, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, है ना बच्चा, यही सब बात होती है ना, नहीं समझे, वही सब पढ़ना है मतलब, अभी देखेंगे अभी इसमें क्या सब समझ जाएंगे। स्मूथ सरफेस एकदम एकदम चिकना बना दो, जैसे आइस का है, आइस का सरफेस पे क्या एकदम फ्रिक्शन प्लेस होगी, ऑयली सरफेस है कोई अगर मान लेते हैं, मोबियाइल है आपका, ये सब क्या है एकदम ऑलमोस्ट फ्रिक्शन हाजिर हो जाएगा। नहीं बारिश के दिनों में, अगर बारिश के दिनों में अगर हम कीचड़ की बात कर रहे हैं, कीचड़ में जब चल रहे हो आप देखो फ्रिक्शन समझ में आ जाता है, पैर आप 30 डिग्री एंगल पर रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, आप 0 डिग्री पे गिर जाओगे बेटा, तुरंत तुरंत लेट जाओगे एकदम, क्यों पैर स्लिप कर जाएगा आपका, फ्रिक्शन वहां ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो, कीचड़ हो जाता है ना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या लिख लेते हैं कि एक चीज बेसिक से लिख के चलो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या है, लिखिए फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, लिख बेटा लिख, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपको पूरी चीजें बताया जाए। फ्रिक्शन इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शन इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, फ्रिक्शन इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे तभी लेंगे, ये नहीं कि हवा में है तभी लग जाएगा। Acting between two surfaces in contact which opposes relative motion, which opposes relative motion between them, उन दोनों ऑब्जेक्ट या उन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जो क्या है रिलेटिव मोशन है उसको क्या करेगा ये अपोज करेगा, उसको क्या करेगा ये अपोज करेगा, उसको क्या करेगा ये अपोज करेगा। अब जैसे हमने कह दिया ये सरफेस है, देखो ध्यान समझ लेना, अब ये सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, इसका जो भी मास है, फोर्स लगा के हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये स्मॉल एफ से जो लिखा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है भाई, पीछे की तरफ। अगर हमने फोर्स लगा के इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट अपने वेट से नीचे आ रहा है तो इस सरफेस पे इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, देखो ऊपर की तरफ, दिख रहा है कि नहीं। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, हमेशा मोशन के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और स्पेशलिटी क्या देख रहे हो, जिस भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी सरफेस के पैरेलल या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड या वर्टिकल क्या होगा डाउनवर्ड, जो भी सरफेस का नेचर होगा जैसा होगा। अगर सरफेस हमारा इंक्लाइंड है तो, और ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है ऐसे मान लेते हैं नीचे आ रहा है, सरफेस हमारा ऐसे इंक्लाइंड है भाई किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे जो भी है, ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाकर एफ ऊपर खींचा तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है किधर लगेगा जरा बताना, नीचे की तरफ लगेगा, एफ एस या एफ लिख देंगे। अगर इसको हमने ये मान लीजिए थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस पे हमने फोर्स लगा के इसको नीचे खींचा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा जरा बताना, ऊपर की तरफ। सरफेस का कैसा इंक्लिनेशन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, एकदम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि जिधर भी इसका मूवमेंट है फ्रिक्शनल फोर्स इसके क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और सरफेस जैसा भी होगा उसी के पैरेलल होगा, चाहे इंक्लाइंड होगा, चाहे वर्टिकल होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे होगा ऐसे लिखा। फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बात करेंगे। नोट बेटा जल्दी से नोट करो, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन है, जल्दी लिखो भाई बेटा, थोड़ा जल्दी से लिखना। हाँ समय अपने पास कम है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, कुछ लोगों के एग्जाम्स भी हैं, बहुत दिन से मुझे घूर भी रहे हैं, सबका करा देता है, मेरा नहीं कराता, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, तो मुझे मत देखो भाई, अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ देखना है, हमने तो देख ली। अब पढ़ोगे यार, अब आपको जल्दी ही ऐप पे सारे क्लासेस मिलने लगेंगे, मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर सारे लेक्चर्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने ऐप पे मिल जाएंगे, द साइंस सबके। मैं आपको दे दूंगा लिंक वगैरह, आप डाउनलोड कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। वन शॉट जितना भर का जितनी आपकी क्वेरीज हैं सारे सोल्यूशन इसमें मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर्स, डीपीपीज। हाँ हाँ हो रहा है, हाँ बिल्कुल, विद इन 2-3 days
बस 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा साइंस, सब बस जल्दी आ जाएगा, सब मिल जाएगा। DPPs, नोट्स, ये सब PDF फोल्डर सब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सब आपको ऑर्गेनाइज वे में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा जब खड़े हैं तो सब होगा, काहे टेंशन ले रहे हो। नहीं तो बेटा उसमें एक्सेस दिया जाता है ना बेटा, पासवर्ड होता है, सिक्योरिटी होती है ना बेटा, साइंस पढ़े हो ना। अरे एक आध 2 लेक्चर दे देंगे लॉलीपॉप टाइप का, बाकी जिनको एक्सेस देंगे उन्होंने मिलेगा बेटा, यही तो बेनिफिट है। अभी मिलेगा, सब मिलेगा, आप समझ जाएंगे कैसे सिस्टम है, इतना बेहतरीन रन करेगा कि आप लोग भी समझोगे कि चीजें कैसे चल रही। इंतजार करो बेटा, हौले हौले थोड़ा संभलने तो दो। लिखा समझ गए? ये मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस के पैरेलल लगेगा, मोशन जिस भी डायरेक्शन में हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से लिख रहे हैं, अभी FS FL FK लिखेंगे, जो जैसा रहेगा सिंबल्स बताएंगे। फिलहाल तो ये समझना मोशन के अपोजिट लग रहा है, जैसा भी होगा, ठीक है, सरफेस के पैरेलल। और फ्रिक्शनल फोर्स को ही कॉन्टेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने पे लगते हैं या इंपैक्ट डालते हैं ना भाई। अब जैसे ये है, अब जो भी है मैं नॉमेनक्लेचर नहीं करूंगा इनका। हाँ बेटा देखो, अगर इसको खींच रहे हैं वहां से आगे की तरफ, अगर ये वहां से इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, ऑब्वियस बात है मोशन किधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। ये R पैरेलल लिखा है, R11 मत लिखना, 11th क्लास के लिए लिखा है। ये पैरेलल का सिंबल बना है, ये किसका सिंबल बना है? रेजिस्टिव फोर्स है, इसी को बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। इसी सरफेस के पैरेलल पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि मोशन किधर हो रहा है। और इसका जो वेट होगा, ध्यान से लिखना, इस ब्लॉक का अगर मास m है तो इसका वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। मास अगर m है तो वेट इसका क्या होगा? mg। मास अगर m है तो इसका वेट क्या होगा? mg। वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ। अब इस सरफेस पे देखो, हमने कहा न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में क्या बताया था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अगर इस ब्लॉक का वेट mg है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो सरफेस है जिसपे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी ऊपर की तरफ इस पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? नॉर्मल फोर्सेस या नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल। ये सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना है, देख रहे हो ना, छोटी सी लाइन खींच के ऐसे लटका दी है, देख रहे हो ना। एन, एन का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ आएगी? ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। और हमने कल दिखा था जो वेइंग मशीन है हमारी, वो कौन क्या मेजर कर रही थी? नॉर्मल रिएक्शन को ही मेजर कर रही थी। वेट को डायरेक्ट मेजर नहीं करके क्या मेजर कर रही थी? नॉर्मल रिएक्शन को मेजर कर रही थी। कल देखा था ना इसको। अब ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसलिए क्या हो गया? नॉर्मल एन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? या तो हम आर लिखें या तो हम एल लिखें, ये किसके बराबर आ जाएगा? जरा बताना। mg के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसी को बैलेंस कर रहा है ये। अरे जितना हमारा mg होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट। mg अगर नीचे है तो n भी तो mg ही होगा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट हुआ। लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइंड होगा तो ये बना लेना बहुत जरूरी है। अगर सरफेस इंक्लाइंड हो गया तो, सरफेस अगर इंक्लाइंड है तो थीटा एंगल से, मैंने इसको पहले भी बताया लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, मैं कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, मैं आगे भी बताऊंगा, क्योंकि आप भूलते बहुत हैं और मुझे याद रखने की क्या है जरूरत है, क्योंकि बहुतों को बताना पड़ेगा। अगर यहां थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्यों थीटा होगा? समझाया था ना इसको पीछे। और यहां थीटा बन रहा है तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? mg cos थीटा। अब ये नॉर्मल के ही उसमें होगा, ये सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा जरा बताना? mg sin थीटा। ये क्या होगा? mg sin थीटा। अब बताओ इस नॉर्मल को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है? हाँ, तो n इज इक्वल टू यहां क्या होगा बताओ? यहां n इज इक्वल टू n लिखे या r लिखे, जो भी लिखना चाहो नॉर्मल रिएक्शन के लिए, क्या हो जाएगा? ये mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल रिएक्शन इस कंपोनेंट को मेजर करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू इसकी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये सरफेस इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा ना जितना वेट इसका इधर लग रहा होगा नीचे की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बेटा, आर ही नॉर्मल रिएक्शन है या नॉर्मल फोर्स बोले हैं, ये एन है, चाहे आर से रिप्रेजेंट करे चाहे एन से, जो भी सिंबल रहेगा यूज कर लेंगे, कोई फर्क इससे। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब जो भी बॉडी किसी भी बॉडी पे रखा है उस पे परपेंडिकुलर, जो ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यही डायरेक्शन तो होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही फोर्स होगा, मतलब यही डायरेक्शन होगा।
इसलिए नॉर्मल क्या होगा, हमेशा जिस भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा, हमेशा देना। ये इसको कौन सा बैलेंस कर रहा है, इसका mg cos थीटा, ये n यार हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा जरा हमें बताना, पीछे की तरफ लगेगा, पीछे को लगेगा भैया। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर इक्विलिब्रियम में है तो अभी इक्विलिब्रियम में है तो मान लेंगे, बाकी भी कंडीशंस देखेंगे, सब बहुत कुछ बात करनी है, बट बता रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट कब इक्वल होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, मैं जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान समझना। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, ध्यान समझना, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यहां स्लाइड करेगा ना, रोल करेगा ना, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा केवल उसी के डायरेक्शन में, चाहे उसके अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, जितने कंपोनेंट है उतने ही लेने हैं बस। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हम कंपोनेंट्स केवल उन्हीं डायरेक्शंस के ही लेंगे। मतलब हम जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट की बात कर रहे होंगे, एफ और जो भी चीजें हैं इसी डायरेक्शन की बात करेंगे। जब हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तभी हम केवल इसी कंपोनेंट की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स को लेकर जो भी चीजें बनती है हम बनाएंगे, इक्वेशंस वगैरह लिखेंगे। केवल नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, अदरवाइज इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ गई? ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके अलावा मूव नहीं कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, सरफेस के अलावा मूव कर रहा है, तो सरफेस के अलावा जो कंपोनेंट रहेंगे सारे लेंगे, उसी को लेकर इक्वेशंस बनाएंगे। समझ बात? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? पढ़े भूल गए क्या कुछ? हाँ वही सब ना, एफबीडी पर में। यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब देखिए फ्रिक्शन कैसे होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे इसको समझते हैं। जैसे दो सरफेसेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ध्यान समझना, दो सरफेस आए एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो बहुत सारे ऐसे रफ इंक्लाइंड रफ सरफेस होंगे, बहुत सारे इनके बीच में ऐसे जॉज होंगे, मतलब जॉज मतलब समझते हो ना, ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ या रफ सरफेस होगा। ठीक है, हाँ वो तो कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, तो ये जो दोनों सरफेस हैं इनके बीच में जो ये जिगजैग इस तरह से तुम्हारे रफ सरफेस हैं, अगर एक दूसरे के बीच में आ, जैसे इसके खड्डे में इसका ऊपर वाला पोर्शन एकदम फंस गया, लॉक हो गया। जैसे साइकिल की चेन आपने देखा होगा तो उसके जो निकले हुए पोर्शन होते हैं उसमें चेन की वो जो खाली वाले पोर्शन होते हैं उसमें जाता है ना उसका जॉ, तभी तो फंसता है, तभी तो फोर्स लगता है, आगे खींचता है। जब एक दूसरे में जाकर इस तरह से लॉक हो जाएंगे तब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। जब उठा हुआ पोर्शन या गड्ढे वाला पोर्शन एक दूसरे पे आ जाएंगे तो उतना फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब जाकर एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे तभी फ्रिक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वही बता रहे हैं, इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज, किसके बीच में, इन द सरफेस गिव द राइज फ्रिक्शन। एकदम स्मूथ नहीं है भाई, तो उनके बीच में एक एक एटम का भी अगर ऊपर नीचे है तब भी जाकर लॉक होंगे सरफेस, उसी की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। समझ में आई बात? उसी की वजह से क्या होता है, फिर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। टेम्परेरी क्या होता है स्ट्रॉन्ग, या तो क्या होंगे, घिस जाएंगे, या तो टूट जाएंगे, या कुछ एटम्स निकल जाएंगे, तभी वो वहां से क्या होंगे, बाहर निकलते हैं। तभी देखो फ्रिक्शन करते रहो चीजें घिसती रहती हैं कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें पाउडर्स निकलने लगते हैं। किसी भी चीज को, दो चीजों को आपस में रब करो अगर आप, तो चाहे वो आयरन ही क्यों ना हो, निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, हमेशा निकलेंगे, एटम एटम करके ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे निकलेंगे। टेम्पोररी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ड्यू टू क्या दिया है, हाई प्रेशर, दिस लीड्स टू व्हाट, फ्रिक्शन। मतलब वेट जो होगा, प्रेशर होगा ना, उसकी वजह से तो फ्रिक्शन। ठीक है, ये समझने के लिए बस फ्रिक्शन क्यों होता है, कैसे क्या। अब जैसे इसमें दिया, ध्यान रखना, ये समझने के लिए है। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कैसे क्या, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसका ही एप्लीकेशन हम लोगों को आगे देखने हैं। यहाँ से पूरा सिलसिला, पूरा कारवा शुरू होगा, हम लोगों ने समझना होगा, अच्छे से जानना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अभी ऑब्जेक्ट हमारा एकदम क्या है, रेस्ट पे है, मान लो जस्ट हमने कोई फोर्स लगा दिया, मूव करने वाला है, या मूव जस्ट अभी स्टार्ट ही किया, ऐसे समझो।
तो जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इस सरफेस पे है, रखा हुआ है, हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको आगे खींचा, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? बस यही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इसके वेट से ज्यादा होगा तो इसको आगे खींचेगा। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इसके वेट से कम होगा तो क्या इसको हिला डुला पाएगा? क्या नहीं हिला पाएगा। तो ये कह रहे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ से आप समझ रहे हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ये तो फोर्स वो है जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हम बाहर से लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला फोर्स कौन सा होगा? इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये 10 न्यूटन का फोर्स तो हम लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, लेकिन ये वाला फोर्स कौन सा होगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये तो 50 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, लेकिन ये 50 न्यूटन का फोर्स हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स हमारा पीछे की तरफ लगेगा। ये हमेशा क्या होगा? पीछे की तरफ लगेगा। और फ्रिक्शन कोई भी हो हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। ये सब जान रहे हैं आप। यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, ये ध्यान रखना। यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, ध्यान रखना। जैसे कह रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियस सी बात है। द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर स्लाइडिंग स्टार्ट। मतलब स्लाइड करना स्टार्ट करे उसके पहले, मतलब बॉडी अब जस्ट स्लाइड करने वाला है, इसके पहले का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह का क्या है कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। यहां जो एफ लिखा है ना, एफ का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जस्ट बॉडी अब जस्ट क्या है? जस्ट अबाउट टू स्टार्ट या जस्ट मतलब अबाउट टू स्लाइड। जस्ट अभी क्या करनी है? स्लाइड करनी, स्टार्ट करनी है उसको। उस टाइम से जस्ट पहले तक उसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, मतलब जो फोर्स हमने बाहर से अप्लाई किया अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो बॉडी हमारी क्या होगी? या तो स्लिप करेगी, स्लाइड करेगी, या तो मूव करेगी। होगा कि नहीं? तब उस केस में क्या होगा? देन स्लिपरी या क्या होगा? स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन स्टार्ट। तब रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा? उस केस में कह रहे हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा बॉडी का वेट होगा, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। क्योंकि वेट की वजह से उसमें क्या होगा? प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से फ्रिक्शन क्या होगा? उसका बढ़ेगा। तो कह रहे हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां म्यू एस क्यों लिखें? क्योंकि हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिसमें बस बॉडी जस्ट क्या है? मूव करने को स्टार्ट करने वाली है, स्लाइड करने को स्टार्ट करने वाली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ये सब लिखने के लिए है, आपको याद करने के लिए है। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाए तो यहां क्या आ गया? म्यू एस इंटू क्या हो गया? एन ए। जहां म्यू एस का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। बस यहां ध्यान रखना, यहां ध्यान रखना, बस यहां ध्यान रखना। ये सब चीजों का मतलब समझते रहना है। यहां पर बॉडी हिलेगी क्या? जब एफ एक्सटर्नल आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी ना? हिल जाएगी? नहीं हिलेगी। तब उस केस में तुम्हारा जब यहां पर दोनों इक्वल हो जाएं तो, जब एकदम इक्वल हो जाएं तो, अब जस्ट जब लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस आ गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस आ गया, मतलब बॉडी अब जस्ट हमारा क्या है? मूव करने के लिए क्या है? अब एक एटम का भी फोर्स अगर वेट हमने आगे रख दिया तो बॉडी हमारी आगे मूव कर जाएगी। जब एफ एक्सटर्नल आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल हो जाए तो इस केस में हमें मिलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या मिलेगा? लेकिन जब एफ एक्सटर्नल आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। उस केस में इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा होगा? जब बॉडी हमारी जस्ट मूव करने वाली है, जिसमें एफ एक्सटर्नल आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में जब इसमें जो इसमें फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखना। पहले बेसिक बातें एकदम ध्यान रखना। एफ एक्सटर्नल इज लेस देन क्या है? एफ एल है। इसमें एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है? एफ एल है। यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
स्टैटिक का क्या है, जब बॉडी रेस्ट में है। लिमिटिंग का मतलब क्या है, जस्ट बॉडी जब मूव करने को क्या है, स्टार्ट करने वाली है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, Na नॉर्मल रिएक्शन है, वही जो हमने लिखे थे m × g, नॉर्मल रिएक्शन वही m × क्या हो जाएगा यहाँ जी, यहाँ पर बॉडी एकदम सरफेस परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ के लिखेंगे m × g। जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसमें क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, Fs लिखा है। जस्ट बॉडी जस्ट मूव करने वाली है जब, तो क्या हो जाएगा, कैसा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब F एक्सटर्नल हमारा FL के इक्वल हो जाए, और FL इक्वल टू क्या, हमेशा ध्यान रखना है, FL इक्वल टू हमेशा क्या है, μs × Na, और Na का मतलब क्या है, m × g है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन है। वेट के हमेशा क्या होगा, अगर सरफेस इंक्लाइंड होता है ना तो mg cos थीटा आता है यहाँ। अगर यही सरफेस हमारा इंक्लाइंड होता है ना थीटा एंगल से, तो Na इक्वल टू क्या आता, Na इक्वल टू क्या आता, ये वाला कंपोनेंट आता ना हमारा mg cos थीटा। तो इस केस में हमारा जो Na आता वो Na का आता भैया देखो, तब इस केस में Na आता हमारा mg cos थीटा। अगर सरफेस इंक्लाइंड होगा तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन Na इक्वल टू क्या आएगा, mg cos थीटा आता। लेकिन सरफेस हमारा क्या एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, तब इसका वेट क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ वर्क करेगा ना, क्या हो जाएगा, mg, बस mg ही होगा। तो mg ही Na को बैलेंस करेगा। देखिए सरफेस अगर इंक्लाइंड होता तो इस वेट का ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता। बात समझ आ रही कि नहीं। तो अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा तो mg cos थीटा Na के प्लेस पर रखेंगे, लेकिन अगर एकदम हॉरिजॉन्टल रखा होगा ऐसे तो क्या होगा, सिर्फ mg होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। और FL इक्वल टू हमेशा क्या होगा, μs Na। ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, नोटिस कर लो इस बात को, ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स FL से क्या होगा, ज्यादा होगा। जस्ट मूव करने वाला कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स इसके क्या होगा, इक्वल होगा, FL के क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ये बाउंड्री है, इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तुरंत बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। समझ आ रही बात, समझ गए कि नहीं हमारी बात, लिख लो भाई। μs का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लिया क्या, हटा दूं ये सब। Na का मतलब क्या है, कैसे लिखना है, समझ में आया। yes. एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो Na का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो Na का मतलब क्या होगा, m × g होगा। Na का मतलब क्या होगा, m × g होगा। लेकिन अगर सरफेस थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा तो Na इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा होगा। Na इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, देख लो भाई। बहुत टफ है टॉपिक, लेकिन सबसे आसान पढ़ाएंगे, बस बता रहे हैं जो ऐसे समझते रहना। जो सबसे टफ है उसी सबसे इजी बनाया जाएगा, लेकिन जो तौर तरीके बताएंगे सीखोगे तब वही। इजी तो बहुत बना रहे हो, इजी पीजी एक्सपर्टीजी। हटाऊं मैं ये सब, लिख लिया सबने। तो FL इक्वल टू हमने पढ़ लिया μs Na। Na का मतलब mg भी होगा, mg cos थीटा। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो mg cos थीटा, एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा होगा क्या होगा, सिर्फ mg होगा। ठीक है ना। जब F एक्सटर्नल हमारा FL से कम होगा, और FL का मतलब क्या है, μs Na है। मैं इसका इक्वेशन ही पूरा लिख दूं भैया। इसका मतलब क्या हो गया, μs यहाँ हो जाएगा mg, या क्या हो जाएगा, μs mg cos थीटा। जहां जो दिया रहेगा वही यूज करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, μs mg या फिर μs cos थीटा। थीटा दिया है तो लिए ठीक है, नहीं दिया है तो वैसे भी समझ सकते हो। इस केस में थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा ना, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, तो वही से आएगा। चाहे आप यही याद रखो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बोलिए सही है। तो जब F एक्सटर्नल हमारा FL से कम होगा तो बॉडी मूव करेगी क्या, तब उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जस्ट जब इक्वल हो जाए तो बॉडी जस्ट हमारी मूव करने के लिए रेडी हो गई है। अब एक एटम के बराबर भी अगर किसी ने वेट रख दिया आगे की तरफ तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है भाई, जाना। अगर इससे ज्यादा हो गया तो मूव करने लगेगी, तो डायनेमिक फ्रिक्शन आ जाएगा। डायनेमिक अभी लिखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। What will be the value of limiting friction for a block mass 5 kg। इसका मास कितना है भाई, 5 kg, kept on a flat surface। फ्लैट सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस एकदम ये रखा हुआ है, देखो एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस रखा हुआ है। μs इक्वल टू कितना दिया है, 0.4 दिया है। μs इक्वल टू क्या दिया है, 0.4। इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितने का लग रहा है भैया, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक विल इट मूव, तो क्या ये मूव करेगा? मूव कब करेगा? मूव कब करेगा? जब एफ एक्सटर्नल हमारा क्या होगा, किससे ज्यादा होगा भैया? एफ एल से ज्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? ज्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा मूव कब करेगा? जब एफ एक्सटर्नल आपका एफ एल से ज्यादा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। तो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे हम। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? एफ एल का फॉर्मूला है क्या है? निकालो। अरे बेटा एमजी क्या लगाएगा? मास कितना दिया भाई? देखो यहां दिया हुआ है। एन ए कैसे निकालेंगे? एम इंटू जी से निकालेंगे। मास कितना दिया? 5 kg। जी की वैल्यू दे रखा है इसने 10, क्या जाएगा? 50 न्यूटन। तो एफ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एस म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 और एन कितना है? 50 है। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा? 20 न्यूटन। और फोर्स कितने न्यूटन का लगा रहे हैं आप? फोर्स कितने न्यूटन का लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इस पे कितना लग रहा है जरा बताना? इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। अरे 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन के फोर्स इसको पुश कर रहे हो, क्या लगता है ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या? आगे जाएगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा तो एक्सीलरेशन 0, मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है हमारी? 0 है। मतलब बॉडी किस पे रहेगी भाई? रेस्ट। रेस्ट पे रहेगी। इसका मतलब क्या है? स्टेशनरी स्टेट पे रहेगी। कौन से स्टेट पे रहेगी? बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है। जब एक्सटर्नल फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ जाएगा तो बॉडी हमारी मूव करेगी? बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं मूव करेगी। जब मूव नहीं करेगी तो जिस पोजीशन में थी, जिस कंडीशन में थी उसी में रहेगी। रेस्ट पे थी तो रेस्ट भी रहेगी भाई, मतलब स्टेशनरी स्टेट में रहेगा। रेस्ट को ही क्या बोला जाता है? स्टेशनरी स्टेट, या इसी को बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट पे रहेगी। क्लियर हुई बात क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें बताएं मुझे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीखना है, ये बिल्डअप करो, हौले हौले सीखोगे सब आप, आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, मजा आएगा जान के। आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, कहाँ कैसे लग रहा है। बैंक रोड का बैंक समझ पाओगे, समझे कि नहीं? बैंक रोड का केवल चाहिए समझ पाए बेटा आज तक। हटाओ इसको। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो इंपॉर्टेंट वहां देख लेते हो आप लोग, बाद में कौन में आ जाओ। अरे बेटा पहले तो तू भी कहता था, पहले तो तू भी कहता था भाई। लिखा? चल भाई, अब लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। हेडिंग करिए काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब बॉडी हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है। उस टाइम जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तभी तो मूव करेगी बॉडी। नहीं मूव कैसे करेगी? लिख लो। इफ एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन क्या है? एफ एल, देन स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। तब इसका भैया इसमें स्लीपिंग या रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट। स्लीपिंग या रिलेटिव मतलब स्लीप करेगा, स्लाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर, स्लीपरी मोशन है ना भाई? स्लीपर बेटा वही। द नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्विचेस टू व्हाट? तब उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? क्योंकि अलग कंडीशन में आ रहा है तो अलग नाम देना ज्यादा ठीक रहेगा ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको? काइनेटिक। ये तभी होगा जब बॉडी क्या कर रहे हैं? रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, तभी होगा। कॉन्सेप्ट अभी वही लगेगा, वही पैटर्न। और जहां क्या लिखते थे? एफ एल लिखते थे, यहां लिखेंगे एफ के। के का मतलब क्या है? यहाँ काइनेटिक मोशन से है, काइनेसिस से है, मतलब मोशन से है, ठीक है, रिलेटिव मोशन से। एफ के इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एन ए। ग्रीक वर्ड होता है काइनेसिस, उसी से बना है काइनेटिक। काइनेसिस। कच्छौ न जाने हम, कोई बता दे। ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, जिससे बना काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट या मोशन से है। क्या बेटा? अरे वहां म्यूएस लिखते थे, यहाँ म्यूके लिखेंगे। वहां स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहाँ क्या था? डायनेमिक है, काइनेटिक है। तो म्यूक्यू को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यूक्यू को क्या बोलेंगे भैया? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। म्यूक्यू को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
कॉन्सेप्ट वही लगेगा, एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एन ए है, एफ एक्स म्यू के एन ए, और एन ए का मतलब वही है एम जी, या फिर क्या होगा एम जी कॉस थीटा, पीछे बताया ना। इसका मतलब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू के एम जी, या क्या लिख सकते हैं म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। वेट इसका क्या होगा इस केस में, इसमें तो mg ही होगा, नीचे की तरफ होगा। ये देखो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है या स्लीप कर रही है, फॉर्मूला ये चलेगा। क्लियर है भैया, क्लियर है क्या, लिख लो। ये दोनों चीजें बेसिक है, चैप्टर की एंट्री पॉइंट है, एंट्री को समझना पड़ेगा, डिसेंट्री हो जाएगा बेटा। देखा बेटा, ये है तुम्हारा, नहीं समझे, नहीं बताएंगे क्या। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। A force of 10 Newton is applied on a block of mass 5 kg. A force of 10 Newton is applied on a block of 5 kg as shown in the figure. Find the frictional force and acceleration of the block. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेजेंडरी क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करो बेटा, प्रैक्टिस करो बेटा। क्वेश्चन यहाँ फिगर में दिया जाएगा ना, सब कुछ दिया नहीं जाता बेटा, कई चीजें देखनी पड़ती, समझनी पड़ती। अगर सब कुछ जानना ही पड़ गया आपको तो मतलब क्या रहा पढ़ना लिखने का। कुछ चीजें तो ऐसे देख के समझ जाओ बेटा, आंखों से। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स, ब्लॉक का मास कितना है 5 kg। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है आपको, एक्सीलरेशन निकालना है, जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, अब देख रहा हूं जो डेटा दिया, पहले डेटा लिख लिया हम लोगों ने। फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, मास है 5 kg, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, और म्यू के की वैल्यू क्या है। अब यहां से आइडिया लगाना है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को कंपेयर करें, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, लिमिटिंग की, उसके बाद किसकी होगी, स्टैटिक की, उसके बाद किसकी होगी, काइनेटिक की। इसका ऑर्डर लिख लेना, नहीं बताया ध्यान से लिख लेना। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, लिमिटिंग की, उसके बाद किसकी होगी भैया, स्टैटिक की, उसके बाद किसकी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की। कभी कभी ऑर्डर आ जाता है, उसमें बच्चे लटक जाते हैं। सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की, फिर किसकी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कभी कभी वैल्यू के ऑर्डर में आ जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को, जानते रहना। उसके बाद सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन का, किसका होता है, तो स्लाइडिंग लिखो फिर रोलिंग लिखो, पहले लिखो स्लाइडिंग का फिर किसका लिखोगे, रोलिंग का। ऑर्डर अगर लिखना हो तो ऐसे। इसीलिए आप जानते हैं व्हील वगैरह आपके क्या होते हैं, सर्कल के शेप में बनाए जाते हैं, ताकि रोल हो तो फ्रिक्शन कम से करना क्या हो, आसान हो, आसान हो जाएगा, इजी पीजी एक्सपर्टीज। समझ गए। अब हमें एफ निकालना है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, और क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और क्या निकालना है, और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा भाई, हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा है तो वेट किधर लग रहा होगा, नीचे। वेट नीचे लग रहा होगा तो क्या लिखेंगे जरा बताना, वेट नीचे लग रहा होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू जी। तो नॉर्मल हमारा जो होगा वो क्या होगा, m इंटू जी। नॉर्मल निकाल लो भैया, यहाँ निकाला गया है, देखो नॉर्मल एन क्या m इंटू जी, m इंटू जी क्या हो गया, मास कितना है 5, जी की वैल्यू दिया है 10, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, कितना आ जाएगा। अब यहां से हम निकालें लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या निकाल रहे हैं भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस कितना दिया है यहाँ 0.6, एन की वैल्यू कितनी निकाली हमने 50, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 30। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 30 न्यूटन का। अब फोर्स कितने न्यूटन का लगा रहे हैं हम, फोर्स कितने न्यूटन का लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 30 न्यूटन, फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, हिला पाएगा क्या,
हिले डुलेगा, हिले डुलेगा नहीं तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा भाई। तो आप बताओ एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है। आप लिखोगे यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है भाई, कम है। तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा अभी बताओ, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, मतलब बॉडी विल नॉट मूव। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा भाई, जीरो। जल्दी से लिख ली भैया। पढ़ा जाए आगे। यहां तक सही है, सबको समझ में आ रहा है, चले आगे बढ़िए। डालू, अब देखो यहाँ समराइज किया गया है न्यूमेरिकल्स के लिए क्या टिप्स हैं आपके पास, देखिए भाई क्या है। बॉडी रेस्ट पे कब रहेगी, जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। तब क्या होगा, रेस्ट पे होगी। एक्सीलरेशन क्या होगा, मूव ही नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में क्या है, इक्वल तो हो गया, जस्ट स्लिप करने के लिए रेडी है, जस्ट मूव करने के लिए रेडी है, लेकिन मूव तब भी एक्सीलरेशन क्या होगा। लेकिन इस केस में एफ एल इक्वल टू क्या होगा हमारा, म्यू एस इंटू एन ए पीछे लिखा। लेकिन जब हमारा क्या हो जाए भाई, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, उस केस में बॉडी हमारी मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। और एफ के इक्वल टू क्या होगा, म्यू क्यू इंटू एन ए। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, अगर कहीं निकालने को आ गया तो इसको नोट कर लो बेटा। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के अपॉन एम, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के अपॉन एम, लिख लो भैया इक्वेशन। एक्सटर्नल बेटा लिख ले, लिखना हो तो जो लिखना है लिख ले बेटा, नहीं भेज तो दूंगा मैं, बाकी इतना तो पढ़ ही लिए। बस ये हमने कहा आप ऐड कर लो, क्या, जब एक्सीलरेशन निकाल मतलब एक्सीलरेशन निकालना होगा, अगर बॉडी मूव करने लगी तो कैसे निकालेंगे। बाकी तो आप ऐसे भी निकाल लोगे एक्सीलरेशन, इक्वेशन बनाकर एफबीडी वाला जो समझाए थे वैसे निकल जाएगा, बस वहीं से निकला ही है, वहीं से ये निकला ही है। कैसे निकला है सर बता दो, अच्छा बता ही देते हैं भाई, ऐसा क्या हंसता क्या है बे, हाथ निकाल के हंसता डराता है मुझे लग रहा है मैं तेरी शक्ल देख के डर जाऊंगा, इससे भी साफ खराब चेहरे देखे मैंने। तू मत सोचो बेटा कि तेरा रंग फेस्ट है, तुम सेकंड पे वाला की, लेकिन हाँ समझ लो। यहाँ देखो फर्स्ट पे नमक बताओगे, ये एक राज है, राज बताए नहीं जाते। हाँ आओ क्यों बेटा। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी किधर मूव करेगी, फोर्स के डायरेक्शन में। बॉडी अगर फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगी तो मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रही, भाई मूव करेगी तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, इसका मतलब एक्स एक्सटर्नल क्या है, एफ के से ज्यादा है। इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे भाई, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के अपॉन में क्या आ जाएगा, यही तो लिखा है, जरा बताना। ऐसे तो लिखा पढ़ा था हम लोगों ने, लिख ले बेटा, लिख लो बेटा। तो ये सब बेटा ये सब अक्कड़ अपनी जेब में रखो, जितना खून तुम्हारे रगों में है उतना मेरी आंखों में आ जाता है। हटाओ इसको, लिख लिया क्या, नोट करो, सब क्लियर है सबको। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है इसको समझते बेटा, समझ क्या इसको अपने से करोगे या मैं यहां से समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ क्या दिया है, समझा देते हैं एक बार, देखो ब्रीफ दे देते हैं, बाकी देख लो। A force of 50 Newton is applied on a block of mass 5 kg as shown in the figure. Find the frictional force and acceleration of the block. G की वैल्यू दिया 10 मीटर पर सेकंड। बहुत इंटरेस्टिंग, देखो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आप समझो। अब ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे। अब बताओ बॉडी आगे जाएगी कि पीछे, अरे आगे को जाएगी या पीछे को जाएगी, बॉडी आगे को जाएगी या पीछे को। अब इसको हम आगे लाए, देखो यहाँ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। अब ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है भाई, तो हॉरिजॉन्टल ये है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा बताओ, ये भी 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो यही एंगल यहाँ पर क्या बना दिया गया 30 डिग्री।
अब ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 30 डिग्री एंगल यहां बन गया। कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ये क्या होगा 50 cos 30, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 50 sin 30। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान समझना। फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा था, ये फोर्स इधर आया, अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री का बन रहा था, ये वाला एंगल हमारा 30 का बन रहा था, यहाँ ये 30 का बन रहा था, तो ये भी 30 का होगा। अरे वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स, ये 30 था तो ये भी क्या होगा 30 का बनेगा। कंपोनेंट्स में तोड़े 50 cos 30, ये क्या हो जाएगा 50 sin 30। बहुत ध्यान समझना। अब यही वाला फोर्स तो इसको आगे खींचेगा, यही वाला फोर्स तो इसको आगे खींचेगा, मतलब एफ एक्सटर्नल हमारा कितना आ गया, एफ एक्सटर्नल हमारा कितना आ जाएगा 50 cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है जरा बताना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25√3, यही आएगा ना। चलो ये एफ। अब मुझे निकालना हो क्या Na निकालना हो, तो यहां से Na इक्वल टू क्या आएगा बताओ। Na को कौन सा फोर्स यहां बैलेंस कर रहा होगा 50 sin 30 वाला। अरे नॉर्मल की अपोजिट कौन सा है 50 sin 30, तो यहां Na इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 sin 30। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है लाला 1/2, कितना आ जाएगा ये 25, ये कितना आ जाएगा 20। कोई दिक्कत। अगर मैं FL निकालू तो FL निकालने का क्या फॉर्मूला था, अरे म्यू एस इंटू Na था, बताओ भाई। और म्यू एस कितना दिया है 0 पॉइंट, और 0.4 को मल्टीप्लाई कर दूं 25 से तो कितना आएगा जरा बताना। अरे 10 न्यूटन आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा भाई, अरे 10 न्यूटन आएगा क्या FL। अरे FL ये 75 आया क्या, ओ सिट बेटा, सिट रुक जा एक स्टेप रुको, एक कदम बस एक कदम। बेटा देख, इस डायरेक्शन में दो फोर्स है ना, एक तो इस फोर्स का कंपोनेंट आया, दूसरा इसका वेट आया। तो जब मैं Na इक्वल टू लिखूंगा तो Na इक्वल टू क्या होगा mg प्लस ये क्या होगा 50 sin। अरे यही तो पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जितने भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे उनको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। इस नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, एक mg है, दूसरा क्या है 50 sin 30 है। तो यहां mg का वैल्यू क्या होगी भाई बताओ, मास कितना है इसका 5, g की वैल्यू कितनी है जरा बताना 10 प्लस 50 इंटू क्या हो गया जरा बताना, ये हो गया 1/2। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 कितना होगा जरा बताना 75। Na कितना आ गया 75। अब Na 75 आ गया तो FL निकालने का क्या फॉर्मूला है, FL इक्वल टू क्या था म्यू एस इंटू Na। म्यू एस कितना है 0.4 इंटू 75, 75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300 होता है, 75 4 300, वन पेज के बाद डेसिमल है कितना आ जाएगा 30.0 न्यूटन आ जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 30 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। और जो हमारा एफ एक्सटर्नल आया है 25√3, √3 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो आप लिख लेंगे यहाँ कितना है भाई 1.73, 25 को मल्टीप्लाई करो 1.73 से कितना आएगा जरा बता। 25 3 जा कितना हो गया 75, 25 से 1 जा कितना होता है 225, 25 से 1 जा कितना होगा 25 से 1 जा 175, 175 प्लस 7 कितना हो जाएगा 182, और 25 1 जा 25 और 18 कितना हो जाएगा 43, 43.25। इसी को राउंड ऑफ करके जो लिखना चाहो लिख लीजिए, मतलब राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अब जरा देखना एक्सटर्नल फोर्स 43.25 है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 30 न्यूटन। अब एक्सटर्नल फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा। अगर मूव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था बताओ, एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, अरे एफ एक्सटर्नल माइनस FL या FK जो भी आया, मतलब ये मूव कर रहा है तो FK निकालना पड़ेगा। अभी मूव कर रहा है हमने पता लगाया, अब निकालना पड़ेगा हमें FK अपॉन क्या है M। FK निकालने का क्या फॉर्मूला है म्यू के इंटू Na, म्यू के इंटू क्या है बाकी सब दिया है कर लेंगे। अब यहाँ लिखा गया है देखो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या है क्या। Na इक्वल टू क्या होगा mg प्लस 50 sin 30। ये दोनों प्लस क्यों किए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये तो हमने वेक्टर में पढ़ा था। तो mg प्लस क्या हो जाएगा 50 sin 30, इसको सॉल्व किया कितना आया 75। फिर FL इक्वल टू क्या है म्यू एस इंटू Na, ये कितना आया 30 न्यूटन। हमने एफ एक्सटर्नल निकाल के देखा, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई 43.3 न्यूटन। एफ एक्सटर्नल अगर FL से ज्यादा है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा FK, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। FK इक्वल टू क्या होता है म्यू के इंटू
Na म्यू के की वैल्यू 0.2 है, 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 15 न्यूटन। कितना आ गया ये 15 न्यूटन। अब ए निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के अपॉन क्या भाई एम। अब जो वैल्यू दी है इसमें रख लेते हैं, क्या है वैल्यू भाई देखो, ए इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल कितना आया है 43.25 माइनस एफ के कितना आया है 15 अपॉन में मास कितना है भाई इसका, मास कितना है, अरे यार एक मिनट रुको, ये हिल गया ना, और एन कितना आ रही है यार, ये हो गया 15, ये है मास है 5, डिफरेंस लेकर 5 से डिवाइड कर दो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 15 माइनस करोगे कितना आएगा, ये 37 आएगा बेटा, 37 आएगा, 28.25 आएगा ये, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना होगा 25 और 6 और कितना हो जाएगा 5 5 होगा ना बेटा, 5.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, इनकी रिस्पेक्ट करो, इस पर प्रैक्टिस करो। क्या मैं इसको अलग से बता दूं, लिख के बता दूं क्या, हटा दूं क्या जो मैंने लिखा है, तो साफ साफ दिख जाएगा आपको लिखने जैसा, जो मैंने लिखा है हटा दूं तो साफ हो जाएगा लिखने लगे। हाँ अरे यार हाँ ना, कुछ बोल तो दिया करो, लिख लो। ये निकाला है देखो 5.7, अगर नोट कर रहे हो तो करो, अदरवाइज में अच्छा यार अब म्यू की प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम लोग कर लेते हैं। 2 दिन का गेम और बचा है इसका, विकेट गिर जाएगा अपकमिंग। हाँ लेकिन वो 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ ही असली कॉन्सेप्ट आएंगे इसके, अभी तो एंट्री ले रहे हैं बस हम, ठीक है भी। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए सब लोग, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ मिलना है, ठीक है।